हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइकल जैक्सन की बायोपिक के बारे में। एक बच्चे की कहानी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना। तो माइकल जैक्सन बायोपिक 2026 आ गई है और ये एक ऐसी फिल्म है जिस पर दुनिया की नज़र थी। माइकल जैक्सन जिनका नाम सिर्फ दो वर्ड्स में एक एरा, एक लेगेसी, एक रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, उनकी स्टोरी स्क्रीन पर लाना एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये फिल्म उनकी अर्ली लाइफ कवर करती है। गैरी इंडियाना के एक छोटे से घर से लेकर 1988 की ट्रायम्फेंट सोलो टूर तक। तो पहले कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली समझें, फिर पूरी स्टोरी। माइकल जैक्सन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गिफ्टेड चाइल्ड थे। वॉइस अलग थी, मूवमेंट अलग था, स्टेज प्रेजेंस अलग था, लेकिन एक इंसान भी था, लोनली, इनसिक्योर, कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर। वो कभी नॉर्मल बचपन नहीं जी पाए। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो प्रैक्टिस करते थे, जब दूसरे टीन्स अपनी लाइफ एंजॉय करते थे वो स्टेजेस पर परफॉर्म कर रहे थे। ये वॉइड नॉर्मल चाइल्डहुड का उनकी सारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। एनिमल्स से प्यार, नेवरलैंड का कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रन के साथ कंफर्टेबल होना, ये सब उस छीने हुए बचपन की वजह से था। फिल्म में माइकल की एक आर्क है, एक कंट्रोल्ड चाइल्ड से एक सेल्फ डिटर्मिन्ड आर्टिस्ट तक का सफर। जोसेफ जैक्सन जो माइकल के फादर हैं और जैक्सन 5 के मैनेजर भी, तो वो एक ऐसे इंसान थे जो बिलीव करते थे कि स्ट्रगल और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिल सकती है आपको। वो खुद एक पुअर ब्लैक मैन थे कैरी इंडियाना में, जहाँ अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट जीरो थी। उन्होंने बचपन में अपने टैलेंट देखा और उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें पुश करूँगा तो ये गरीबी से कभी नहीं निकल पाएंगी। उन्होंने कहा, और वो सही भी निकला फाइनेंशियली। लेकिन कॉज क्या थी? माइकल का बचपन, माइकल का साइकोलॉजिकल हेल्थ, माइकल की आइडेंटिटी। जोसेफ ने कभी फादर और मैनेजर के बीच लाइन ड्रॉ नहीं की। बेल्ट से मारना, इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल, ये सब था। लेकिन वो कम्प्लीटली विलन भी नहीं थे। वो जेन्युइनली अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहते थे। वो मेथड रॉन्ग था बट इंटेंट कॉम्प्लिकेटेड था। कैथरीन जैक्सन जो माइकल की मदर हैं, वो एक बफर थी जोसेफ और बच्चों के बीच। वो सॉफ्ट थी, लविंग थी, लेकिन अल्टीमेटली जोसेफ के डिसीजंस को रोक नहीं सकती थी। माइकल से एक खास बॉन्ड था उनका। वो समझती थी कि माइकल अलग है, स्पेशल है। उनकी एडवाइस थी, कोई भी तुम्हारा लाइट मत छीनने दो किसी को भी। वो अपने लिमिट से अंदर बेस्ट करने की कोशिश करती थी। गॉर्डी बेरी गॉर्डी, मोटाउन रिकॉर्ड्स के हेड, वो पहले इंसान थे जो माइकल में जेन्यून एक्सेप्शनल टैलेंट देख पाए। प्रोफेशनली, ऑब्जेक्टिवली ही इज़ रेयर, वो कोट मीनिंगफुल था उनका। उन्होंने माइकल को मेंटोर किया, गाइड किया, बिलीव किया उन पे। वो जोसेफ के बिल्कुल अपोजिट थे इन अप्रोच। गॉर्डी ने माइकल को फ्रीडम दी अपनी वॉइस ढूंढने की। बिल जो माइकल के बॉडीगार्ड और एक ट्रस्टेड कंपेनियन। बिल सिर्फ सिक्योरिटी नहीं थे, वो एक साउंडिंग बोर्ड था माइकल के लिए, एक ऑनेस्ट फ्रेंड भी थे। जब माइकल कन्फाइड करते थे वो सुनते थे उनकी बात। उन्होंने माइकल को सजेस्ट किया कि अपनी टीम बनाओ, अपने लॉयर्स लो, जोसेफ से इंडिपेंडेंट हो जाओ। जॉन ब्रैंका, माइकल के लॉयर और मैनेजर जो बाद में आए, वो एक श्रूड पावरफुल इंडस्ट्री फिगर थे जिन्होंने बीच बॉयज, नील डायमंड, बॉब डिलन रिप्रेजेंट किए थे। उनकी पहली मीटिंग में ही समझ गए थे वो कि माइकल क्या बनना चाहते हैं, दुनिया में सबसे बड़े। और उन्होंने डिलीवर भी किया। थ्रिलर एरा इसी पार्टनरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ। फिल्म की पूरी स्टोरी 1966 गैरी इंडियाना से शुरुआत हुई। फिल्म शुरुआत होती है 1966 में। गैरी इंडियाना एक छोटा पुअर टाउन। माइकल सिर्फ 9 साल के थे। वो विंडो से दूसरे बच्चों को फील्ड में खेलते हुए देखते हैं, सिंपल इनोसेंट इमेज। और फिर जोसेफ की आवाज़ आती है, प्रैक्टिस करने के लिए वो बुलाते हैं उन्हें। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म का कोर थीम इस्टेब्लिश करता है इमीडिएटली। एक तरफ नॉर्मल चाइल्डहुड, दूसरी तरफ प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस। माइकल के लिए वो चॉइस कभी थी ही नहीं। रिहर्सल में माइकल ओकेजनली फॉल्टर करते थे, जोसेफ उन्हें स्कोल्ड करते थे, सही से करो। जब फाइनली ठीक होता था तो जोसेफ सिंपली खत्म करते थे सेशन। कोई प्रेज नहीं, कोई वार्मथ नहीं। डिनर टेबल पर जोसेफ अनाउंस करते हैं वो रेडी हैं परफॉर्म करने के लिए। वीक में 2 इवनिंग्स। कैथरीन जो प्रोटेक्टिव मदर थी कहती हैं कि वो भी बच्चे हैं, स्कूल है उनका। जोसेफ का रिस्पॉन्सिव फिलॉसफी था जो पूरी फिल्म में एको करता है। इस लाइफ में तुम जीतते हो या हारते हो, हम पुअर ब्लैक किड्स हैं, कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिलेगा हमें, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और ये एक्यूरेट भी था। 1960s के अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था। ब्लैक अमेरिकन के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। जोसेफ का फ्रस्ट्रेशन रियल था, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर, स्पेसिफिकली माइकल पर निकालना वो गलत भी था। जैक्सन 5 का पहला शो उन्होंने किया क्लब में। माइकल फ्रंट मैन थे, क्राउड डांस कर रहा था, वाइब करता है।
माइकल स्टेज पर अलग ही इंसान बन जाते हैं, फ्री, अलाइव, मैग्नेटिक। जोसेफ बैक स्टेज से सीरियस फेस लेके देख रहे थे उनको। परफॉर्मेंस के बाद घर आते ही प्रैक्टिस। बच्चे थके हुए हैं, कैथरीन कहती है कि अभी तो आए हैं वो। जोसेफ पूछते हैं क्या तुमने अच्छा परफॉर्म किया। माइकल ही एक था जो डायरेक्टली आंसर देता है, हाँ इट वॉज गुड। जोसेफ ने उससे बुलाया, बेल्ट खोली, मारा। रीज़न अपने घर में उनकी ओपिनियन को कॉन्ट्रोडिक्ट करना। ये एक जेन्यूनली डिस्टर्बिंग सीन है, और ये वो चाइल्डहुड ट्रॉमा था जो माइकल की तरफ एक्सप्रेस करते थे वो सॉन्ग्स में, इंटरव्यूज़ में, बिहेवियर्स में। और दूसरी तरफ कभी कम्प्लीटली प्रोसेस वो नहीं कर पाए इस चीज़ को। मोटाउन कनेक्शन, गॉर्डी का रोल। एक शो में सुजैन, जो मोटाउन रिकॉर्ड कॉरपोरेशन की असिस्टेंट थी, ने परफॉर्मेंस देखा। उसने कहा कि माइकल में गॉड गिवन टैलेंट है, एंड अपना कार्ड दिया जोसेफ को। स्टूडियो में गॉडी से मिलने गए। माइकल परफॉर्म कर रहे थे। गॉडी ने कहा वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, फिर से करो। जोसेफ ने इंटरफेयर करना चाहा। गॉडी ने इमीडिएटली उनको रोक दिया, सिर्फ इंश्योर करो कि वो टाइम पर आए, बाकी मेरा काम है। ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, पहली बार कोई था जो माइकल को जोसेफ से इंडिपेंडेंट स्पेस दे रहा था। गॉडी ने माइकल के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाया, मेंटोर की तरह। तुम रेयर हो, कभी भी कॉल करो मुझे। जैक्सन 5 का पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ। लेबल्स ने माइकल को 8 साल का बताया, जबकि वो 10 साल के थे, एक्स्ट्रा सिंपैथी और टेंशन के लिए। ये इंडस्ट्री का सिनिसिज्म शो करता है, एक चाइल्ड जो इतना यंग था ऑलरेडी, उसको और भी यंगर प्रेजेंट करना। एल्बम हिट हो गई, हॉट 100 पर नंबर 1। कैलिफोर्निया में नया घर। 2 साल बाद फैमिली बड़ा घर लेती है कैलिफोर्निया में, लेकिन माइकल का लोनलीनेस वही था। वो अपनी माँ से एक लामा मांगते हैं पेट के तौर पर। माँ कहती है अपनी उम्र के दोस्तों को ढूंढो। माइकल कहते हैं मैं दूसरे बच्चों जैसा नहीं हूँ, सब मुझे फेमस किड की तरह देखते हैं, सिर्फ मेरे एनिमल्स ही मेरे साथ नॉर्मल रहते हैं। एंड उनकी माँ उनको कहती है तुम पहले दिन से ही अलग थे, किसी को भी अपनी लाइट मत छीनने देना। ये डायलॉग पूरी माइकल की ट्रेजेडी समराइज करता है। वो जेन्यूनली अलग थे, लिटरली गिफ्टेड। लेकिन ये गिफ्ट आइसोलेशन भी लाया। फेम ने ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिए। एनिमल्स, चिल्ड्रन, फैंटेसी वर्ल्ड्स, ये सब सब्स्टिट्यूट्स थे जो वो चाहते थे एक नॉर्मल लाइफ की। सोलो करियर की शुरुआत। 7 साल बाद माइकल ग्रो हुए, 18 साल के हो गए। वो सोलो एल्बम बनाना चाहते थे, लेकिन जोसेफ से डायरेक्टली मांगना ये चीज़ इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने अपने लेबल मैनेजर से कहा कि खुद जोसेफ को सजेस्ट करें, जैसे उनकी अपना आइडिया हो। स्मार्ट कैलकुलेटेड मूव। एक ऐसा इंसान जो अपने फादर से इतना डरा हुआ था कि सीधा उनको रिक्वेस्ट भी नहीं करना चाहता था। जोसेफ ने एग्री किया कंडीशन के साथ, 9 to 5 तुम हमारे हो, बाद में जो भी करो। लेबल ने इस चीज़ से एग्री किया। माइकल ने सोलो एल्बम अपना रिकॉर्ड किया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। वो कैंसर पेशेंट से भी मिलते थे, एक चिंपैंजी भी उन्होंने ले लिया रिसर्च लैब्स से बजा के। नेवरलैंड का नाम जो एक चिल्ड्रंस बुक से था, जो माइकल को बचपन से पसंद था, वो स्लोली रियल हो रहा था माइकल की इमेजिनेशन में। प्लास्टिक सर्जरी। माइकल ने सर्जरी कराई अपने फेस के लिए, ल्यूकोडर्मा की वजह से, जो एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें स्किन अनइवन टोन होती है, एंड वो उनके हाथ पर थी। फेस सिमेट्री के बारे में वो ऑब्सेस थे, खुद को सिमेट्रिक दिखाना चाहते थे वर्ल्ड को। डॉक्टर ने कहा अच्छे दिखते हो, लेकिन माइकल ने सर्जरी कराई एनीवे। घर वापस आते वक्त छुपा के घर में घुसने की कोशिश की। जोसेफ ने उनको देख लिया। माइकल ने कहा साइनसिस की प्रॉब्लम है, और चले गए। ये प्लास्टिक सर्जरी जर्नी जो फिल्म में बस ब्रीफली टच की गई, माइकल की सेल्फ इमेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। जोसेफ ने बार बार माइकल की नाक का मजाक उड़ाया था व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। बॉडी इमेज इश्यूज डीपली रूटेड थे इस अब्यूज में। जॉन ब्रांका, न्यू मैनेजर, न्यू डायरेक्शन। डील्स मीटिंग्स में मल्टीपल मैनेजर्स अपने प्रपोजल्स दे रहे थे। जॉन ब्रांका, जो इंडस्ट्री हैवीवेट थे, ने सिंपली कहा वो गोल समझते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा वो बनना चाहते हैं, और उन्होंने हेल्प करने की गारंटी दी। बाकी सब वर डिसमिस्ड इन द मीटिंग। एक से एक कन्वर्सेशन ने करा जॉन के साथ, एंड उनको पहला असाइनमेंट दिया, जोसेफ को फायर करो इमीडिएटली। टेलीग्राम एक सेंटेंस में, जोसेफ को बैफिल्ड छोड़ के। जोसेफ ने कैथरीन को दिखाया लेटर, फ्रस्ट्रेटेड थे वो, मैन टू मैन बात करना चाहिए था उसे। कैथरीन ने सीधा कहा वो अब अडल्ट है, और सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो उसकी वजह से है, शुक्रिया अदा करो। जोसेफ के लिए डेवस्टेटिंग था। जो इंसान सोचता था कि सक्सेस का आर्किटेक्ट वो है, उसी ने उसे डिसमिस कर दिया। थ्रिलर एंड हिस्ट्री बनाना। माइकल का क्रिएटिव जीनियस फुल ब्लूम में आया। हिप हॉप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया उन्होंने, उनका रिदम देखा, उनका डांस देखा, कोलैबोरेशन का आइडिया आया उन्हें। एक थ्रिलर फिल्म
देखते वक्त आइडिया आया उन्हें ज़ॉम्बी मेकअप का। माइकल जैक्सन का वॉइस, एपिक प्रोडक्शन, थ्रिलर म्यूजिक वीडियो उन्होंने बनाई। मॉन्स्टर मेकअप में बिली जीन परफॉर्म किया। ये कॉम्बिनेशन म्यूजिक, फिल्म, डांस कुछ ऐसा था जो पहले कभी हुआ नहीं था। एमटीवी पर बैरियर था, हम ब्लैक आर्टिस्ट नहीं चलाते अपने चैनल पर। माइकल ने कहा उनका म्यूजिक सबके लिए है। लेबल प्रोड्यूसर ने अल्टीमेटम दिया एमटीवी को, अगर 10 मिनट में वीडियो नहीं चली तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बिली जो, बॉब डिलन सबको पुल कर लेंगे जो उनके आर्टिस्ट थे। एमटीवी ने इसलिए बिली जीन वीडियो को एयर किया अपने चैनल पर। 1983 में ग्रैमी परफॉर्मेंस मून वॉक 25 मिलियन कॉपीज थ्रिलर की। क्राउड रोड्स पर थे, हिस्ट्री बन गई। विक्ट्री टूर, जोसेफ का लास्ट अटेम्प्ट। जोसेफ ने डॉन, एक प्रोड्यूसर के साथ प्लान बनाया। जैक्सन 5 रियूनियन टूर, पेप्सी स्पॉन्सरशिप, विक्ट्री टूर नाम दिया। ड्रंक होके माइकल के रूम में आए रात को, बार बार वही फैमिली के लिए करो, टूर करो, तुम मेरे बिना कुछ नहीं। माइकल ने रेजिस्ट किया, मैं अडल्ट हूँ, मेरी अपनी लाइफ है। जोसेफ ने कॉल कर दिया डॉन को, टूर कंफर्म किया बिना माइकल के कंसेंट के। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट हुआ सेट पर। पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग में माइकल के बाल आग पकड़ लेते हैं। सीरियस बर्न्स 3rd डिग्री। हॉस्पिटल में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से वो एडमिट होते हैं। जोसेफ का हॉस्पिटल में पहला सवाल था, क्या वो कभी परफॉर्म कर पाएगा दोबारा? डॉक्टर का रिस्पॉन्स शॉक था, आपका बेटा मरने के करीब था, उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कैथरीन का एक्सप्रेशन सब कुछ था। माइकल ने रिकवरी में हॉस्पिटल के दूसरे बॉर्न पेशेंट से बात की, उनके लिए अपनी मनी डोनेट करी। नियर डेथ एक्सपीरियंस से उन्हें लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी मिली एंड पर्पस मिला। जॉय स्प्रेड करना चाहते थे, वो लव स्प्रेड करना चाहते थे। विक्ट्री टूर लास्ट टाइम साथ 1984 स्टेडियम भर गया। माइकल अपने ब्रदर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। ऑडियंस इमोशनल थी। बिटवीन परफॉर्मेंस माइकल ने स्टेज पर अनाउंस किया, ब्रदर्स को शुक्रिया दिया और ये उनके साथ लास्ट टूर है अनाउंस किया। जोसेफ वॉज कॉट ऑफ गार्ड। कैथरीन की स्माइल, वो समझती थी कि ये वही था जो वो माइकल करना चाहता था और माइकल अकेला स्टेज से निकला। 1988 सोलो टूर, अपना सफ़र। फिल्म एंड होती है 1988 में। माइकल सोलो टूर पर अपना म्यूजिक, अपना विजन, अपनी टीम, अपने टर्म्स पर। ऑडियंस क्रेजी हुई, परफॉर्मेंस फ्लोलेस थी। लास्ट लाइन, हिज स्टोरी विल कंटिन्यू। सो फिल्म का कोर मैसेज, ये फिल्म माइकल जैक्सन की सक्सेस स्टोरी नहीं है प्राइमरीली, ये एक इंसान की स्टोरी है जो सक्सेस के बाद भी ट्रॉमा कैरी कर रहा था, जो कभी फ्रीली खेल ही नहीं पाया, जो नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं जान पाया, जो अपने फादर से डर के अपनी रिक्वेस्ट लेटर से करता था सीधा बात करने की बजाय। जोसेफ जैक्सन विलन नहीं है, एक ट्रैजिक फिगर है। उनके मेथड्स यूनिक थे बिकॉज उन्होंने काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट, अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट देखा था। रिजल्ट अमेजिंग थे फाइनेंशियली, लेकिन साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो माइकल को देना पड़ा वो इमेजरेबल था। और माइकल हु लिटरली चेंज्ड म्यूजिक, डांस, एंटरटेनमेंट, वो एक ऐसा इंसान थे जो अंदर से एक चाइल्ड थे जो सिर्फ चाहता था कि उन्हें नॉर्मल समझा जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें सभी प्यार करें बिना कंडीशंस के। नीचे कमेंट्स में बताओ फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हो और जोसेफ जैक्सन का कैरेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है, वो विलन थे या ट्रैजिक फिगर? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।